नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का उत्तराखंड दौरा, स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड में बिजली बढ़ोतरी का विरोध हुआ तेज, कांग्रेस ने बताया महंगाई पर बोझ डालने वाला कदम, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड पुलिस की पहल, दूरदराज क्षेत्रों में आमजन की सुरक्षा और सुविधा के लिए खोलेंगी होम तहसील। 6 जिलों में होम पोस्टिंग का रहा सफल अनुभव। रैनी आपदा का अभी भी सता रहा खतरा, करीबन 2 साल बाद भी भयानक त्रासदी को याद कर सिहर जाते हैं लोग। अभी तक नहीं भर पाया आपदा के जख्म। और उत्तराखंड में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक बारिश और चोटियों पर हुई बर्फबारी, तापमान में गिरावट होने से ठंड का एहसास। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग आए दिन विधायकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के स्तर पर की जाती रही है, लेकिन सरकार के स्तर से जो जवाब आता है उसके बाद मेडिकल कॉलेज की मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मापदंड 400 बेड का अस्पताल और पर्याप्त भूखंड के साथ ही मरीजों का होना है। लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय हर बार विधायकों को ये कहकर शांत कर देता है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज का प्रावधान है। इसके चलते दूसरा मेडिकल कॉलेज एक जनपद में नहीं दिया जा सकता। एक जिले में एक ही मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, 400 बेड की अस्पताल होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोली जाती है। आज देश में मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है, केवल 8 साल में मेडिकल कॉलेज डबल हो गए हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने 29वें संन्यास दिवस पर एक नया इतिहास रचते हुए अष्टाध्यायी महाभाष्य व्याकरण वेदांग उपनिषद में दीक्षित शताधिक विद्वान और विदुषी सन्यासियों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 60 विद्वान ब्रह्मचारी और 40 विदुषी शामिल है। साथ ही आचार्य बालकृष्ण ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। इस मौके पर सरसंघ चालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव का कहना है कि राम राज्य शासन से नहीं, आत्मा अनुशासन से आएगा। इसलिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई। वहीं आज देश में हो रही राजनीतिक पर कटाक्ष करते हुए रामदेव ने कहा कि आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए 250 सन्यासी पतंजलि के, और वो भी विद्वान विदुषी सब वर्ग जातियों के, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा ये नारायणी सेना है। ये ऐसे योगी कर्मयोगी सन्यासी हैं। ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, जातिवादी सन्यासी नहीं, राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी वो सन्यासी जो अपने सनातन धर्म और सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे सन्यासी बन रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 3 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी के बाद भी 2023-24 के नए वित्तीय वर्ष में एक बार फिर से उत्तराखंड की बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने वाला है। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ जारी कर दिया है, जिसमें बिजली की दरों में 9.68% तक की बढ़ोतरी की गई। बढ़ाई गई दरों में प्रदेश में 1 अप्रैल से ये दरें प्रभावित होगी।
हम लोगों ने जो अलाउ किया वो 9.69% किया है, या हम इस अब जो टैरिफ चल रहा है उससे 1.79% किया है। तो वही सब देखते हुए हम तो उसको अलाउ करेंगे, जिससे कि जो रेवेन्यू हम उनको दे रहे हैं कि आपको इस बार 9,900 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हम दे रहे हैं, 10,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है, तो वो उसका पर्पज़ यही है कि भैया इसमें आपके सारे खर्चे हो जाएंगे। अब उसके बाद आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल टैरिफ की, तो उस पर टैरिफ का रेजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते। हम लोग तो जो टैरिफ का जो क्रॉस सब्सिडी को देखना पड़ता है हमें, जिसमें बात होती है कि साहब हमें 20% प्लस माइनस करना पड़ता है। आपको बताऊं कि जो लास्ट ईयर हमारा डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडी थी वो 19.8% थी, उसको भी हमने बढ़ा के 20% कर दिया, जिससे कि लोगों को बोझ कम पड़े। तो अपने हिसाब से तो हम लोगों ने मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करी है। और 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, कि जैसे मछली पालन वालों को हमने पहले कॉमर्शियल बिल हो रहा था, उनको हमने डोमेस्टिक में किया है। उधर उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। बता दें कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती नजर आ रही है। भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। घटना में इसको कहूँगा, और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का ये हाल। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अर्थ से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है, और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। राहुल गांधी के मामले को जहां कांग्रेस जनता के बीच ले जाने का ऐलान कर चुकी है, वहीं भाजपा नेता अभी भी कांग्रेस को नसीहत दे रही है। उनके द्वारा दिखाया जा रहा आक्रोश राजनीतिक से प्रेरित है। कांग्रेस को नसीहत देते हुए भाजपा विधायक खाजान दास ने कहा कि राहुल गांधी ने जो शब्द कहे थे वह देश और दुनिया ने देखे, जिस पर कोर्ट अपना निर्णय सुना चुका है। इसलिए कांग्रेस को कम से कम न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा रखना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए कि जो विरोध कांग्रेस कर रही है इस समय वो अनुचित है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कुछ न कुछ जब कहा है तो वो सामने आए हैं, और तथ्यों के आधार पे, और माननीय कोर्ट का मामला है, इसमें किसी को भी दोषी करार देना उचित नहीं है। चाहे आप मोदी जी को कोस रहे हैं, चाहे आप कुल मिलाकर के जिस तरह से उनका बयान आता है कि बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह की बात वो करते हैं, जबकि ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें मंत्रियों के दौरे त्योहारों के समय हो रहे हैं, और इन्हीं दौरों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का आदेश भी दिया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार पर्वों पर हो चुका है। ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अधिकारियों और कर्मचारियों से कोई जाति दुश्मनी है। इसलिए क्योंकि आप हिंदू धर्म के झंडा बरदार तो बनते हैं, लेकिन हर त्योहार, हर पर्व में आप यहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर अधिकारियों की प्रोटोकॉल में आपके उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। कर्मचारियों को चिट्ठी भेजा जाता है, शासनादेश जारी हुआ होता है कि कार्यक्रम में आपने जरूर उपस्थित होना है। दूसरी ओर हमने देखा कि कभी मोदी जी तो कभी राजनाथ जी, कभी कोई ना कोई दिल्ली से यहाँ उसी दिन आगमन करता है जिस दिन अवकाश का समय होता है। ऐसे में ये घोर अन्याय और अत्याचार है तमाम कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ।
संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअली रूप से मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है। स्वच्छ भारत अभियान 2023 के तहत नगर निगम कोटद्वार ने जनमंच सभागार में हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने नाटक का मंचन किया। नाटक के माध्यम से बच्चों ने शहर के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहर के नाले नालियां और सड़क पर कूड़ा कचरा न डालें, नदियों तालाबों को गंदा ना करें और प्लास्टिक का प्रयोग न करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य घर घर तक स्वच्छता संदेश पहुंचाना था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे पहले स्वच्छता मशाल मार्च किया गया है। उसके बाद अभी ऑडिटोरियम में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके द्वारा कोटद्वार नगर के नागरिकों से हमारी यही अनुरोध, यही अपील है, स्वच्छता के इस अभियान में नगर निगम का सहयोग करें कि स्वच्छता जो है वो सभी के सामूहिक प्रयास से ही संभव है, क्योंकि ये एक लक्ष्य के साथ एक सतत प्रयास भी है। और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो नगर निगम की कूड़े गाड़ी आ रही है, कूड़ा उन्हीं को दे। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छटा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। निर्यातकों वस्त्र उद्योग के उद्यमियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और विशेषकर माननीय जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे विभाग के इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दे करके हमारे जो उत्पादक हैं, जो हमारे निर्यात में जिन्होंने अच्छा काम किया है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम में दिया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल एवं गतिशील नेतृत्व ने प्रदेश नित्य ऊंचाइयों को छूने में सफल हो रहा है। एमएसएमई
जो हमारा सेक्टर है, जो रोजगार सृजन की दृष्टि से कृषि के बाद दूसरा सेक्टर है, लगातार आपके मार्गदर्शन पर ये निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके नेतृत्व में आयोजित अभी 10 से 12 जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम हुआ, उसमें 33,50,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। ये बड़ी गौरव की बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा एमएसएमई के सेक्टर में भी 1,37,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार द्वारा इन प्रस्ताव को धरातल में उतारने के लिए पूरी तैयारी हम लोगों के द्वारा आपके मार्गदर्शन में पूरी तैयारी कर ली गई है। अगले 6 माह में 36,450 करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के द्वारा किया जाएगा, जो आपके निर्देश हैं। ये पूरे 75 जिलों में सब जगह लोगों को टारगेट दे दिया गया है और लोगों ने अपनी सहमति जताई है कि 6 माह में हम 36,455 करोड़ और एक वर्ष में 75,000 करोड़ के प्रस्ताव जमीन में उतारने का काम करेंगे। इस संबंध में सभी उद्योग डीआईसी के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जमीन के लिए हमारे यूपी एसआईडीसी के पास जो जमीन है उसमें जमीन दी जाएगी और जो हमारी प्लज स्कीम है उसके तहत भी हम लोग प्राइवेट पार्क विकसित करने की ओर भी आगे अग्रसर हैं और उन पे भी हमारी कार्रवाई हो रही है। और अभी इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों के पास जो प्रस्ताव आए थे उसमें भी हम लोगों ने एक अभी अलीगढ़ में उस पार्क की स्वीकृति दी है जो प्राइवेट सेक्टर का पार्क है। तो इस तरह से आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई 96 लाख से ज़्यादा इकाइयां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो उत्तर प्रदेश ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार भले ही उत्तराखंड को पॉलिथीन मुक्त बनाने की बात करती है, लेकिन आलम यह है कि उत्तराखंड में आज भी पॉलिथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। वही जिला प्रशासन देहरादून पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए लगातार कवायद कर रहा है, चाहे वे चालाने के लिए कार्यवाही करते हुए चालान काटे या अन्य कार्यवाही करते हुए। जिलाधिकारी सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉलिथीन का उपयोग कई तरह से किया जा रहा है। प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, क्योंकि इन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को हो रहा है तभी लोग उसको यूज कर रहे हैं। हमारी तरफ से लगातार नगर निगम की टीमें, एसडीएम आदि चालानी कार्रवाई करते हुए इसके साथ ही जनता से अपील भी करते आई है कि पॉलिथीन का उपयोग ना करे और यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो इसकी शिकायत हमारे कार्यालय में करे। नहीं, हमने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 तरह से है। एक तो प्रोडक्शन हो गया, एक उसका कंजम्पशन हो गया, एक डिमांड सप्लाई हो गई। तो क्योंकि दोनों प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो मार्केट में आ रहा है तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा चालान किए जाते हैं। सभी एसडीएम, सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन एक हो गया, एक प्रिवेंशन का हो गया और एक हो गया कि भाई लोग खुद ही उसको ना यूज़ करें। तो मेरी सभी को यही अपील रहेगी कि प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए। उत्तराखंड सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रामनगर राजकीय महाविद्यालय में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए सरकार के 1 साल के कार्यकाल को सफल बताया।
कहा कि सरकार ने जनता के वादों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देने की काम किया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, जिसकी जनता भी प्रशंसा कर रही है। सरकार का 1 साल बेमिसाल, उसके तहत पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी पूर्व में लगना था, G20 के कारण आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम कर रहे हैं। और सरकार की जिस प्रकार से सरकार का बजट आया है, उस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को जिस प्रकार की सुविधाएं उस बजट में दी हैं, मैं सोचता हूं कि जो हमारा पिछला 1 साल का कार्यकाल रहा है, हमारी सरकार माननीय अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, उनके जो निर्णय रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं। रमजान उल मुबारक के पाक महीने में अगर किसी गीज़ा का इस्तेमाल किया जाता है तो वह है फैनी। हालांकि सहरी के वक्त खाने के बाद अक्सर लोग दूध में भिगोकर ब्रेड, सेवइयां, खजला आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब के अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है तो वह है फैनी। जी हाँ, फैनी मदे आटे से बनने वाली एक गीजा है जिसे लोग रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त दूध में भिगोकर मीठे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कम से कम 10-12 फैक्ट्री हैं और हमारे यहाँ 15-20 कुंटल रोज़ माल बनता है और आसपास के इलाकों में माल हमारा सब जगह जाता है। कलियर और क्या नाम तुम्हारा सहारनपुर, भगवानपुर, छुटमलपुर, हरियाणा, पंजाब और तुम्हारा पानीपत, हिमाचल, टिहरी, सब जगह इस्तेमाल होता है, सब जगह जाते हैं। मतलब पहाड़ी इलाकों में सब जगह माल हमारा जाता है। यहाँ कम से कम 20 कुंटल माल का रोज़ ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा जो है फेनी को पसंद किया जा रहा है और इसका रेट जो है 150 रुपये किलो है। हम फेनी एक दिन में 18-20 कुंटल बना लेते हैं। हमारा माल आसपास के यहाँ जितने भी इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब, पानीपत, लेह, शिमला, हिमाचल मतलब, और चंडीगढ़ वगैरह, सहारनपुर, कलियर शरीफ, हरिद्वार, यहाँ के जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी और आसपास के इलाके हैं, सब में हमारा माल सप्लाई हो रहा है। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड फेनी की और खजले की है। जी, रेट में क्या, जब महंगाई बढ़ गई है तो कुछ तो रेंज हमने भी अपना बढ़ा दी। आजकल लोग जो है अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं। बाज़ार में जो आटे की सेवइयाँ हैं वो भी मौजूद है, तो मैदे की जगह आटे की सेवइयाँ आजकल लोग ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। और क्योंकि वो दूध में बनती हैं और दूध के जो टोन दूध है उसके पोषक तत्व हैं जो कि आपकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ मजबूत रखता है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, कैल्शियम की मात्रा भरपूर है, इसलिए इसमें ये सहायक होता है और पेट भरा रखता है, हाइड्रेशन के लिए भी सही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से मसूरी का मौसम सुहावना हो गया है। ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान काफी परेशान नजर आए। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। रामनगर में हुई तेज बारिश के बाद जहां एक और आम जीवन पूरी तरह से ठहर गया है, तो वहीं कई बरसाती नाले भी उफान पर आने लगे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश आंधी से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी कई लोगों की बर्बाद हो गई, तो इसके साथ ही बगीचों में खड़ी आम और लीची की फसल को भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। जहां एक और बारिश के बाद कुछ दिन से हो रही गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तो वहीं किसानों और बगीचे के ठेकेदारों के चेहरे पर मायूसी देखी गई। बारिश के बाद हल्द्वानी मार्ग और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित बरसाती नाले भी उफान पर आने लगे हैं और पैदल गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का उत्तराखंड दौरा, स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण।
उत्तराखंड में बिजली बढ़ोतरी का विरोध हुआ तेज, कांग्रेस बताया महंगाई पर बोझ डालने वाला कदम, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड पुलिस की पहल, दूरदराज क्षेत्रों में आमजन की सुरक्षा को सुविधा के लिए खुलेगी तहसील, 6 जिलों में ओम पोस्ट और सफल अनुभव। रैनी आपदा का अभी भी सता रहा खतरा, करीबन 2 साल बाद भी भयानक त्रासदी को याद कर रहे लोग अभी तक नहीं उभर पाए आपदा से। और उत्तराखंड में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक बारिश और चोटियों पर हुई बर्फबारी, तापमान में गिरावट होने से ठंड का एहसास। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए राजस्थान में मिल रही है नई उड़ान। ये सब संभव हुआ है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के मानवीय दृष्टिकोण के कारण। यही वजह है कि राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को मिलने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर होगी 30,000 स्कूटी प्रतिवर्ष। पहले की राशि की तुलना में एकल नारी को मिलेगी न्यूनतम 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता व परामर्शी सेवा देने के लिए संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र समस्त पुलिस सर्किलों पर होंगे स्थापित। कामकाजी महिलाओं को रहने के लिए संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर की जाएगी 5 लाख। महिलाओं को सुरक्षित वर्क प्लेस पर लाने ले जाने के लिए विमेन स्पेशल बस सर्विस शुरू होगी। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना शुरू होगी। 60 करोड़ व्यय कर 500 डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। 8,000 आंगनवाड़ी एवं 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों में 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। महिला निधि से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर मिलेगा 8% ब्याज अनुदान। महिलाओं द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मैक्सी कैब की परमिट होगी निःशुल्क। ऐसे मजबूत निर्णयों से ही सशक्त हो रही हैं महिलाएं और आगे बढ़ रहा है राजस्थान।